हेलो दोस्तों, आप सभी का वैदिक संकल्प क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रपोजल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसे सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रपोजल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ये वीडियो आपके जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम, सेमेस्टर्स के मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आइए पढ़ते हैं। द टर्म प्रपोजल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसीडर्ड सिनोनिमस विद द टर्म ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। ये जो प्रपोजल है, प्रपोजल वर्ड ऑफर का सिनोनिमस है और इसे इंग्लिश लॉ में यूज़ किया गया है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं वन लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 2A डिफाइन द टर्म ऑफ प्रपोजल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपना इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है, कम्युनिकेट करता है कि वह किसी कार्य को करे या ना करे, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain. With a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain. इस दृष्टि से, इस उद्देश्य से कि obtaining the assent सहमति प्राप्त करे। Assent that other to such act or abstain, किसी कार्य को करने की या ना करने की। He is said to make a proposal. चलिए इसको एक बार और देखते हैं, बिकॉज डिफिनीशन है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करता है। क्या करता है? सिग्निफाई करता है, कम्युनिकेट करता है कि वह टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वह कोई कार्य करे, किसी कार्य को करे या ना करे। With a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal. With a view मतलब इस दृष्टि से, इस उद्देश्य से कि obtaining the assent सहमति प्राप्त करे, that other to such act or abstains, किसी कार्य को करने की या ना करने की। He is said to make a proposal. चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको समझ आ रहा है। As per section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, become a promise. As per section 2B, when the person to whom the proposal is made, वह पर्सन जिससे प्रपोजल की जाती है, उस प्रपोजल के संबंध में अपनी एसेंट देता है, अपनी एसेंट दे देता है, तब प्रपोजल एक्सेप्टेड कही जाती है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है, तब वह प्रॉमिस का रूप धारण कर लेती है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2C, the person making the proposal is called the
promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. सेक्शन 2C बताता है कि प्रपोजल करने वाला व्यक्ति प्रोमिजर कहलाता है और प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति प्रोमिजी कहलाता है. प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, SORSEE. अच्छा, जो प्रोमिजर होता है उसे हम ऑफरर भी कहते हैं और जो प्रोमिजी होता है उसे ऑफरी भी कहते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं. एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल आर फॉलोज. अब हम वैलिड प्रपोजल के एसेंशियल को देखने वाले हैं. अब चलिए आपको हम पहले इसके एसेंशियल्स बता देते हैं वन लाइन में. फर्स्ट है पर्सन, सेकंड है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल, फोर्थ है टर्म ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड लीगल, फिफ्थ है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. मतलब एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल आपको पता चल गए हैं. अब हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं. फर्स्ट है पर्सन. फॉर ए वैलिड प्रपोजल देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन. वैलिड प्रपोजल के लिए एट लीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन. पर्सन में लीगल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन दोनों आते हैं. द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिकम अ लीगल पर्सन. एक कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एक लीगल पर्सन हो जाती है. इनकॉर्पोरेशन मतलब निगमन के बाद वो एक लीगल पर्सन हो जाती है. जबकि A partnership firm is not a legal person. वही पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं होती. आगे देखते. सेकंड जो एसेंशियल है वो है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. सेकेंड है हमारा जो एसेंशियल है वो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल. फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ द प्रपोजल इट्स बिकम क्लियर दैट प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. जैसा कि डिफिनीशन में ही क्लियर कर दिया गया है कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. फॉर वैलिड प्रपोजल द प्रपोजर इज रिक्वायर्ड to signify to the offeree. वैलिड प्रपोजल के लिए आवश्यक है कि प्रपोजर सिग्निफाई टू द ऑफरी हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything. His willingness to do or to abstain from doing anything. वैलिड प्रपोजल के लिए आवश्यक है कि जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो सिग्निफाई टू द ऑफरी हिज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं. Section 3 elaborate the mode of communication through which is the process of making a proposal is complete. सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 विस्तार से मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताता है जिसके माध्यम से प्रपोजल करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है. नेक्स्ट. The communication can be oral or in written form
The communication can be oral or in written form or even through the contract. Through conduct. जो कम्युनिकेशन है वो ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है और बाय कंडक्ट भी हो सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल कि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर प्रपोजल बाय ए बर्ड, the communication of offer by a bird like parrot is not sufficient for this purpose because the bird is not a person and therefore it cannot be an agent of the offerer. बर्ड द्वारा प्रपोजल का कम्युनिकेशन वैलिड ऑफर नहीं बनाता बिकॉज बर्ड इज नॉट अ पर्सन, और ना ही ये एक एजेंट हो सकता है। इसलिए बर्ड के द्वारा किया गया प्रपोजल वैलिड ऑफर नहीं होता। इफ एक्स टीचेस हिज पैरट टू रिसीव एन ऑफर and then send his parrot to Y and the parrot repeats the recitation, it is not a valid offer. X एक पर्सन है, वो अपने पैरट को सिखाता है, याद कराता है एंड उसे भेजता है Y के पास, और वो Y के पास जाकर, Y पर्सन के पास जाकर पैरट सेम एज इट इज रिपीट करता है। इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज जो बर्ड है वो पर्सन नहीं है। अभी हमने इसके पहले ही देखा था कि जो फर्स्ट हमारा एसेंशियल था कि ऑफ प्रपोजल के लिए, वैलिड प्रपोजल के लिए फर्स्ट एसेंशियल है कि वो पर्सन होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। It is to be noted that if the offer has not been communicated to the other party, the fact that the offeree has acted in accordance with the term of the offer will not create a valid agreement. ये ध्यान देने योग्य है कि यदि प्रपोजल दूसरे पक्ष को कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो ऑफरी द्वारा प्रपोजल की शर्तों के अनुसार कार्य करने मात्र से वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा। प्रपोजल दूसरे पक्ष को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो ऑफरी प्रपोजल की शर्त के अकॉर्डिंग अगर कार्य कर भी लेता है तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता। टू क्रिएट अ वैलिड एग्रीमेंट देयर शुड बी ऑफर it communication to the offeree, knowledge of the offer to the offeree and then its valid acceptance. वैलिड एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल की सूचना, इसकी जानकारी ऑफरी को होना चाहिए और फिर उसकी वैध स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आवश्यक है। वैलिड एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल की सूचना होनी आवश्यक है और इसकी जो प्रपोजल की सूचना होने के बाद, जानकारी होने के बाद फिर इसकी वैध स्वीकृति, एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। इट्स वैलिड एक्सेप्टेंस। चलिए देखते हैं। अच्छा, हम इसको बेसिकली एक लाइन में समझ सकते हैं कि वन लाइन में हमें ये समझना है कि ऑफर की जानकारी के बिना, ऑफर की शर्तों का पालन करके ऑफर का एक्सेप्टेंस वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनाता है। अब हम इसको एक लीडिंग केस के माध्यम से समझेंगे। इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त
एक बहुत ही लीडिंग केस है इससे रिलेटेड। इसमें देखते हैं क्या था। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द नेफ्यू ऑफ द डिफेंडेंट इन दिस केस absconded from home and he sent his servant to search for the boy। इस केस में जो डिफेंडेंट होता है का नेफ्यू मतलब भतीजा घर से कहीं चला गया था। उसने अपने नौकर को अपने भतीजे को खोजने के लिए भेजा। इन द मीन टाइम व्हेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट, द डिफेंडेंट ऑफर्ड टू पे a sum rupee 501 to anybody who found the boy। इसी बीच जब सर्वेंट जा चुका था, डिफेंडेंट ने एक ऑफर रखा कि जो कोई लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसे वो 501 रुपये पे करेगा। द सर्वेंट केम टू नो अबाउट दिस ऑफर only after he had already found the missing boy। सर्वेंट ऑफर की जानकारी से पूर्व ही मिसिंग बॉय को ढूंढ लेता है। द सर्वेंट फाइल्ड अ सूट, द सर्वेंट फाइल्ड अ सूट टू रिकवर द अवार्ड, द कोर्ट डिक्लाइंड द सर्वेंट क्लेम। सर्वेंट जो है सूट फाइल करता है और कोर्ट जो है उसको डिक्लाइन कर देती है। एंड held that in order to constitute a contract, there must be an acceptance of an offer and there can be no acceptance unless there is a knowledge of the offer। कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट होने के लिए ऑफर का एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियोस एक बार में नहीं समझ आता है तो आप इसको बार बार देखिए और आशा करते हैं कि ये आपको समझ आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए हम थर्ड एसेंशियल पर आते हैं। थर्ड एसेंशियल है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। द ऑब्जेक्ट इन मेकिंग द प्रपोजल ऑफर मस्ट बी टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी ऑफरी to the act or abstain with the proposer is willing to do or not to do। जो प्रपोजल का उद्देश्य होता है, must be to obtain the assent of the other party। other party means offeree। ऑफरी की सहमति प्राप्त करना, यही प्रपोजल का उद्देश्य होता है। एक्ट और abstain विच इज द प्रपोजर इज विलिंग टू डू और नॉट टू डू, कार्य करने की या कार्य से विरत रहने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा टर्म ऑफ प्रपोजल। Term of proposal must be certain and legal। जो प्रपोजल का टर्म होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मीन्स निश्चित होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। द टर्म ऑफ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड लीगल। निश्चित होना चाहिए और वैध होना चाहिए। सर्टेन एंड लीगल। If the term of the proposal are vague or uncertain, it will not be valid proposal। यदि प्रपोजल की शर्त वैग मतलब अस्पष्ट है अथवा अनिश्चित है तो यह वैलिड प्रपोजल नहीं होगा।
अब इस पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है, बाय अ हॉर्स, वो एक हॉर्स खरीदता है, एंड प्रोमिसेस दैट इफ द हॉर्स इज फाउंड लकी फॉर हिम, और प्रॉमिस करता है कि यदि वो हॉर्स उसके लिए लकी साबित होता है, ही विल पे 1000 रुपी मोर, वो 1000 रुपये अधिक देगा, आर बाई अनदर हॉर्स, अथवा एक और हॉर्स खरीदेगा। द प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बिकॉज सेक्शन 29 क्लियर बताता है, सेक्शन 29 क्लियर बताता है, क्लियरली प्रोवाइड दैट एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वैलिड। सॉरी, Section 29 clearly provide that agreement the meaning of which is not certain are capable being made certain are void। अर्थात सेक्शन 29 क्लियरली बताता है कि ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, या सर्टेन किए जाने योग्य नहीं है, वाइड होगा। ओके, आगे चलते हैं। द term and condition of the offer proposal must be reasonable, legal and not against the public policy। टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर मस्ट बी रिजनेबल, उचित होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और उसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। इसी के संदर्भ में एक बहुत ही लीडिंग केस है लिली वाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी का। इसकी समरी हम आपको बता देते हैं कि एक ड्राई क्लीनर की शॉप थी, और उस पे जो है एक कस्टमर आता है, वो अपने क्लॉथ को देता है जिसकी कॉस्ट 220 रुपये होती है, क्लीनिंग के लिए देता है। और उसने जो है जो ड्राई क्लीनर वाला रहता है, वो उसने अपने पर्चे में पीछे छपवा रखा था कुछ कंडीशंस कि अगर उसके शॉप से किसी का कपड़ा खोता है, किसी का क्लॉथ खोता है, तो वो उसके कॉस्ट का 50% हर्जाना भरेगा। फिर एक जो कस्टमर अपनी साड़ी को देता है, उसकी कीमत 220 रुपये होती है, वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कस्टमर क्लेम करता है फुल प्राइस के लिए। तो जो शॉपकीपर होता है वो इस बात को कहता है कि उसने शर्त लगा रखी थी, कि उसकी कंडीशन दे रखी थी, पर्टिकुलर लिख कर दे रखी थी कि अगर उसके शॉप से कोई भी कपड़ा खोता है तो वो ओनली 50% ही उस प्राइस का देगा। कोर्ट ने जो भी उसने अपने बचाव पक्ष में कहा उसको स्वीकार नहीं किया, बिकॉज the court held that the term was unreasonable and against the public policy. It would promote dishonesty in the society. कोर्ट ने कहा कि जो उसके टर्म हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो अनरीजनेबल हैं, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हैं, और ये डिसऑनेस्टी को, सोसाइटी में डिसऑनेस्टी को प्रमोट करते हैं। तो हमें ये समझना था, हमने जो अभी एसेंशियल पढ़ा, कि टर्म ऑफ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड लीगल, कि जो हम ऑफर की कंडीशन रख रहे हैं, जो टर्म रख रहे हैं, जो कंडीशन रख रहे हैं, वो जो है सर्टेन होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ये लास्ट एसेंशियल है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप
The intention of the offerer and acceptor both must be to create a legal relationship. Must be to create a legal relationship. ऑफरर एंड एक्सेप्टर दोनों का ही लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए. द ऑफर प्रपोजल विल बी वैलिड only if it is the offer will be valid only if it made with the intention to create a legal relationship. ऑफर वैलिड तभी होगा जब वो इस इंटेंशन के साथ किया गया हो कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है. दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन एडेड बाय द कोर्ट. ये जो रिक्वायरमेंट है ये माननीय कोर्ट द्वारा ऐड की गई है. देयर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेकिंग सच एन intention necessary for a valid agreement. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो किसी वैलिड एग्रीमेंट के लिए इंटेंशन को नेसेसरी बनाता है. दिस रिक्वायरमेंट इज यूजफुल इज डिस्टिंग्विश द कैजुअल स्टेटमेंट मेड इन कन्वर्सेशन आर स्टेटमेंट मेड विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट sale without any intention to obtain the assent of the other party. यह रिक्वायरमेंट बातचीत के दौरान किए गए कैजुअल स्टेटमेंट, अनौपचारिक कथन अथवा ऐसे स्टेटमेंट जिसका उद्देश्य सेल को प्रमोट करना हो. प्रमोट सेल विदाउट एनी इंटेंशन. सेल को प्रमोट करना हो के बीच अंतर स्थापित करने में यूजफुल है. नेक्स्ट, इसको हम एक केस के माध्यम से समझेंगे. केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. इसकी हम आपको समरी बताते हैं. हस्बैंड एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट पोर्ट इन सिलोन केम इनटू इंग्लैंड विथ हिज वाइफ ऑन लीव. हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था सिलोन में, वो इंग्लैंड में अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जाता है. ड्यू टू इलनेस हिज वाइफ वॉज नॉट एबल टू गो बैक टू सिलोन. इलनेस के कारण उसकी वाइफ सिलोन वापस नहीं जा सकी. The husband promised to pay 30 pound per month to his wife. हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वह अपनी वाइफ को 30 पाउंड पर मंथ भेजता रहेगा until she rejoined him in Ceylon. The husband failed to pay her the said amount. उसका हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड पर मंथ भेजता रहेगा जब तक कि वो ठीक होकर सिलोन वापस नहीं आ जाती. हस्बैंड कुछ दिनों तक तो पेमेंट करता है बट बाद में वो अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है. वाइफ सूट अ फाइल फॉर द अमाउंट. वाइफ सूट फाइल करती है अमाउंट के लिए. द कोर्ट हेल्ड दैट द हस्बैंड वॉज नॉट लाइबल as there was no intention to create a legal relationship. Was not liable as there was no intention to create a legal relationship. कोर्ट हेल्ड दैट हस्बैंड लाइबल नहीं था क्योंकि उसका इंटेंशन विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था. नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपको ये समझने में कि जो हमारा पांचवा एलिमेंट है जो एसेंशियल है कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. केवल बातचीत के दौरान किए गए कथन को हम ऑफर नहीं बना सकते हैं. इसलिए इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है. इसके अन्य केसेस भी हैं, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर,
और इसके साथ ही आपको मेरिट वर्सेस मेरिट, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, वीक्स वर्सेस टाइबॉल्ट एक्सेट्रा केसेस को देखना होगा, स्टडी करना होगा, डिटेल में स्टडी करना होगा और अपनी नोट्स बनानी होगी। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सीरीज़ में। थैंक यू।